बराबर होती है 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट्स, है ना। इतने के ग्रुप को हम लोग एक मोल बोलते हैं। काफी जूनियर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये चीज को, बट इतने ही के ग्रुप को क्यों एक मोल, इससे ज्यादा क्यों नहीं, इससे कम क्यों, ऐसा क्यों? तो चलो हम लोग ये चीज को थोड़ा सा जानते हैं ताकि हमारी मोल की आइडिया परफेक्ट रहे। अच्छा, मोल का जो डेफिनेशन था वो क्या बोलता था? नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, है ना। हमने कार्बन का वो एटम लिया जिसका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का वो एटम जिसका एटॉमिक मास 12 है, ओके। तो यदि मैं 12 ग्राम लेता हूं कार्बन 12 का, तो उसमें जितने सारे एटम्स होंगे उसी को तो हम लोगों ने बोला एक मोल। ये डेफिनेशन मालूम है ना आप लोगों को कि नहीं मालूम है? आई सपोज मालूम होगा। 12 ग्राम कार्बन के एटम में जितने एटम होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक मोल, ओके। अब 12 ग्राम कार्बन का मैंने लिया, उसमें कितने सारे एटम्स हैं उसको तो मैं बोल रहा हूं एक मोल, बट एक मोल में इतना सारा एटम कैसे आया कार्बन का 12 ग्राम, वो हमें जानना है। तो चलो जानते हैं। देखो एक टेक्निक है, यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये डिवाइस है जिससे एटम्स के मास को बहुत एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। विद ग्रेट एक्यूरेसी इस डिवाइस से हम लोग एटम के मास को नाप सकते हैं, ओके। और इस डिवाइस से हम लोगों ने जब 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास नापा तो हमें मिला था 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम। इतनी एक्यूरेसी, इतना एक्यूरेसी से हमें एक एटम कार्बन का कितना वजन है वो पता चल गया इस डिवाइस के द्वारा, ओके। अब चलो हमें एक एटम का वजन पता चल गया कार्बन, ओके। अब एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये समझ जाओगे तो समझ लो, समझ गए। आपके पास एक कोकोनट और उस कोकोनट का वजन मानो 2 केजी। आई हैव 50 केजी कोकोनट। तो मुझे बताइए कि नंबर ऑफ कोकोनट कितने हैं मेरे पास? बोलिए। 25। कैसे मिला हमें? टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 कोकोनट, है ना। यही हम लोगों ने किया, गॉट इट। ठीक, हम लोग यहां भी यही चीज करेंगे। कितना वजन हमें दिया गया था? 12 ग्राम, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है 12 ग्राम कार्बन में कितना होगा। तो टोटल वेट 12 ग्राम था और एक कार्बन के एटम का वजन कितना था? इतना 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम, ओके। तो ग्राम गया, ग्राम गया। अब 1.992648 को आप 1.992648 को मैं 2 भी मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली 1.992 तो मान ही सकता हूं। तो आप काटोगे तो ऊपर में आएगी 6 और 10 टू द पावर माइनस 23 नीचे है, ऊपर लिखाओगे तो 10 टू द पावर 23 हो जाएगा पॉजिटिव। तो इतने सारे एटम्स होंगे और यदि इसको एक्यूरेटली करोगे डिवाइड तो एक्यूरेटली आती है 6.02।
into 10 to the power 23 एटम। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम यदि मैं कार्बन का लेता हूं तो उसमें इतने सारे एटम्स होंगे, है ना। तो 12 ग्राम कार्बन का मैंने क्या बोला, 1 मोल बोला, तो 1 मोल में कितने सारे एटम निकलेंगे, कितने सारे। तो इसी सिंपल सी कैलकुलेशन से ये चीज आया कि 1 मोल में कितने एटम होंगे। समझ आ गया सबको कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर, आगे है ना। ओके, खाली मोल का डेफिनेशन आप लोगों को याद होना चाहिए जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और सबको मालूम है मोल का डेफिनेशन। जितने सारे एटम 12 ग्राम कार्बन में होंगे उसी को हम 1 मोल बोलेंगे। तो 1 मोल में कितने सारे एटम होंगे वो मैंने निकाला है बस, और ठीक है। तो सिंपल चीज थी, आप सभी को मालूम चल गई। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्यों 1 मोल में इतना ही एटम होता है या इतना ही मॉलिक्यूल्स होती है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि आज थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकल करें। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब कोई भी चीज का मॉलिक्यूलर मास मैंने लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना था बेटा, बताओ तो जल्दी। सर 98 U। सर 98 U। ये था एक मॉलिक्यूल का मास, और मैं इसको यदि ग्राम में लिख दूं 98 ग्राम, तो ये कितना का मास हो जाता है सर 1 मोल का। 1 मोल का। 98 U होगा एक मॉलिक्यूल का, और 98 ग्राम होगा 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुई थी, मॉलिक्यूलर मास के बगल में U हटा दो और G डाल दो, उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये सही है कि गलत है? सर सही है। सही है सर। सही है। अब इसमें कितने सारे एटम होंगे, Na एटम्स होंगे, क्या ये सही है? यस सर। यस यस सर। सर। और यदि ये गैस है तो ये 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा एट एसटीपी, क्या ये सही है? हाँ यस सर। सर। यस सर। ओके, मैं Na मॉलिक्यूल लिख देता हूं, Na मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सर एटॉम्स नहीं हो सकता? हो सकता है, यदि एटम है तो एटम होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ओके ना? सर। ठीक है, मैंने सब्सटेंस लिख दिया इसलिए मॉलिक्यूल कर दिया। तो कुछ भी आयन है तो आयंस होगा। यस सर। समझ गए? तो ये आपको याद होगा। तो जल्दी से इसको एक बार पिक्चर माइंड में बैठा लो, ये जो चीज बताया, और फिर मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में आऊंगा। ओके, मैं इसको मिटाने वाला हूं, मिटा दूं? यस सर। अब मोल के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो वो फॉर्मूला पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, और ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम हो, आई सपोज नंबर ऑफ मोल कोई भी चीज का निकालना है तो मैं लिख सकता हूं गिवन मास, क्वेश्चन में जो मास दिया रहेगा उस चीज का, उसको डिवाइड कर देंगे उसको उसके मोलर मास से। ये फॉर्मूला आई सपोज आपको मालूम हो। और मोलर मास किसको बोलते हैं? एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मतलब क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा अमाउंट और बोलेगा कितना मोल है, तो डिवाइड कर दो उसको मॉलिक्यूलर मास से, व्हिच इज इक्वल टू number of particles by Avogadro number, by Avogadro number. Okay, which is equal to volume at STP कुछ दिया रहेगा divided by 20. Okay, तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग शॉर्ट में ये फॉर्मूला को लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम छोटा n से भी डिनोट करते हैं। पूरे जब मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं
छोटा n लिखूंगा। ओके, गिवन मास, क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन मास, तो उसको हम लोग छोटा m से डिनोट करें। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने आता है, बोले तो मोलर मास बड़ा m से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे देगा कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, निकालिए कितने मोल्स होगा, बस जितने पार्टिकल्स दिए रहेंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से और एवोगैड्रो नंबर को na से डिनोट करते हैं या n नॉट से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। यही फॉर्मूला की एप्लीकेशन चलेगी और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, और इस फॉर्मूला के और बहुत सारे सिंपल वर्जन बाद में हम लोग। तो ये फॉर्मूला जल्दी से याद कर लो, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4। ओके, गॉट इट? ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा। यस अब सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जो आपके आइडिया को और क्लियर करेगा। फाइंड द number of moles of पहला क्वेश्चन है Li plus and Br minus in 1 mole of लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, 1 मोल दिया हुआ है लिथियम ब्रोमाइड का, 1 मोल लिथियम ब्रोमाइड का दिया हुआ है। लिथियम ब्रोमाइड कौन कौन से आयन से मिलकर बना है? Li प्लस प्लस Br माइनस, एक Li प्लस एक Br। ये वाला दिया हुआ है 1 मोल इन 1 मोल ऑफ Li Br, ये 1 मोल। अब बोला ये कितना मोल है और ये कितना मोल है, निकालिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Li प्लस एंड Br। बहुत सिंपल है, यदि इसका 1 मोल है तो इसका भी कितना है, 1 ही मोल है, और इसका भी तो 1 ही मोल है। ओके, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी। नंबर 2, आप ये बनाओगे नंबर Al3 plus and Cl minus in 1 mole AlCl3। बोल रहा है कि Al3 प्लस और Cl माइनस के कितने मोल होंगे यदि 1 मोल AlCl3 है, जल्दी बताओगे आप। यही क्वेश्चन कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al3 प्लस एंड Cl माइनस इन 1 मोल AlCl। बताइए, नहीं बता पा रहे? So 1 mole. AlCl3 लिया, तो AlCl3 क्या से मिलकर बना है? Al3 प्लस आयन और तो Cl प्लस माइनस आयन है ना। AlCl3 3 तो Cl माइनस आयन है। तो यदि मैं 1 मोल लेता हूं AlCl3 का, तो अल्युमिनियम की आयन कितने होंगे? 1 मोल। और क्लोराइड के कितने आयन होंगे? तो 1 मोल, 3 मोल। 3 मोल होंगे। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन सिंपल वाला ही देखते हैं। Each atom, calculate the number of mole of each atom in 1 mole of ethanol। इथानॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। हर एक एटम कितने कितने मोल है 1 मोल ऑफ इथानॉल में, तो बताएगा, बोलिए। So carbon ion 2 moles, hydrogen। कार्बन एटम है बेटा, ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, इसमें आयन कहाँ हाँ, होता है? तो कार्बन का 2 moles, हाइड्रोजन का 6 moles और ऑक्सीजन का 1 mole। वेरी गुड। देखो, यदि ये एक मॉलिक्यूल में लेता हूं, यदि मैं एक ही मॉलिक्यूल लेता हूं मान लो, तो एक मॉलिक्यूल लूंगा तो उसमें दो एटम कार्बन के, 6 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के, और मैं ले रहा हूं 1 मोल। तो देखो कार्बन कितने हैं,
2C 6H प्लस 4। तो 1 मोल है तो कार्बन 2 मोल, 6 मोल और 1 मोल, है ना? तो बहुत सिंपल सी है। एक और थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर, find the number of moles of 18 gram of water in 18 gram of water। So 1. 1 होगा, सिंपल सा, यही सब फॉर्मूला लगेगी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, क्वेश्चन में 18 ग्राम है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है प्लस 16, तो 18 ग्राम बाय 18 ग्राम, तो आ गई 1। ओके, एक और क्वेश्चन। .6 liter of sulfur dioxide at STP। वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। सर 56 बाय 224 सर, अब उसको डिवाइड करना। 36 नहीं है, 5.6 है। हाँ सर, 560 by 224. यस सर, 56 बाय 224। 22.4 आप इसको डिवाइड करोगे तो आई सपोज 1/4 आएगा, है ना? यस 5 4 20 या 6 4 24 है ना, तो 2.4 आएगा, तो 1/4 मोल्स। तो दिक्कत नो सर। नहीं, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लेवल को बढ़ाता हूं और आप लोग को कोशिश करता हूं कि आप लोग बना पा रहे हो कि नहीं वो देखते हैं, और थोड़ा दिमाग खोलना, ठीक है? दिमाग खोलोगे बनता जाएगा। मिटा रहा हूं इसको, ठीक है ना? एक स्क्रीनशॉट ले, एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्क्रीनशॉट लिया जाता है मोबाइल में, वो ले लो, बाद में नोट्स बना लेना। ओके सर, वीडियो पॉज हो चुका है, बस आवाज आ रहा है आपका। तो वीडियो पे नहीं पॉज होना चाहिए बेटा, बाकी सब जगह वीडियो जा रही है। आप अभी तक मतलब बोर्ड पे लिखते हुए दिख रहे हैं। मैं नहीं दिख रहा हूँ। आप लिख रहे हैं बोर्ड पे, ऐसा दिख रहा है, बस आपका आवाज आ रहा है। अच्छा सर बाकी एक दिन होता है सर, मेरे साथ हुआ था एक दिन। अच्छा 1 मिनट, आई एम आस्किंग सम अनदर स्टूडेंट्स कि क्या वीडियो और ऑडियो क्लियर जा रही है बेटा सबके पास? यस सर। Yes sir, sir clear है सर, बीच बीच में वीडियो कभी कभी रुक जा रहा है। हाँ सर। यस सर। रुक रहा है हल्का सा ना? अच्छा हो सकता है, देखो देयर इज रेनिंग है ना, बारिश हो रही है, तो माइट भी थोड़ा हाँ इशू सर। हो सकती है, ठीक है? तो थोड़ा ठीक है, देखो अभी ठीक है ना सब कुछ? Yes sir. देखो मैं ये फॉर्मूला ऊपर में रहने देता हूं, क्योंकि अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हो सकता है आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़े। अभी मैं बोर्ड मिटाते हुए दिख रहा हूँ? Yes हाँ sir. सर, अभी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन है, बनाओगे। कैलकुलेट नंबर 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। बोलिए बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो। तो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना होगा बेटा? सर 28 ग्राम, 28 ग्राम सर। 28 ग्राम होगा। तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं, गिवन मास, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास 28 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। यहां पे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज n।
ठीक है ना। तो हमें ये वाला निकालना है, तो n इज इक्वल टू 14 ग्राम बाय 28 ग्राम इनटू NA। तो आ गई कितनी, 14 1 जा 14 2 जा, तो n आ गई इक्वल टू Na/2, या इसको आप लिख सकते हो 6.022 into 10 to the power 23 divided by 2, तो आ जाएगी 3.011 into 10 to the power 23। सिंपल सी क्वेश्चन थी, है कि नहीं। बस इधर उधर तो करना है, वही तो निकालना। ठीक है, समझ आ गया। चलिए यस सर। अब ये न्यूमेरिकल आप लोग घर में एक बार बना लेना, मैं मिटा देता। दूसरा क्वेश्चन, number of molecules of water in 36 gram of it। आप देखो हर जगह फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग खोलोगे तो फट से बन जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो 18 ग्राम। 18 ग्राम। और 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? सर N Na naught। मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हाँ, एक सर। मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो मोलर ही मास है। 18 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितना दिया हुआ? 36 में। 36 में कितना होगा? सर 2। Twice of Na। ट्वाइस ऑफ Na होगा। यस सर। या 2 into 6.022 into 10 to the power 23 कर दो, या 2 Na बोल, बात तो एक ही। यस सर। बट आप यदि फॉर्मूला में डाल के बनाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला तो सिर्फ होता है स्टार्टिंग स्टेप के लिए, बाद में तो हम लोग दिमाग लगाएगा। नंबर थर्ड, नंबर ऑफ Cl minus ions in 111 gram of calcium chloride। इसको भी आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो, पर मैं बता दे रहा हूं, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास 111 ही ग्राम है। इसका मोलर मास 111 ही ग्राम। आप मुझे बता दो बिना न्यूमेरिकल बनाए हुए। देखिए कैल्शियम क्लोराइड का मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, मात्र एक मॉलिक्यूल लेता हूं, तो इसमें कितने सारे Cl माइनस आयन है ये बता दीजिए मुझे। Sir 2 into Na। कर दो। देखिए इसमें Ca2 प्लस 2 Cl माइनस है ना, तो यदि मैं एक मोल मॉलिक्यूल लूंगा, एक मोल कैल्शियम क्लोराइड लूंगा, तो उसमें एक मोल कैल्शियम होगी और 2 मोल क्लोराइड की आयन, ठीक है ना। तो 111 तो एक मोल ही है, तो 2 मोल Cl माइनस होगी। ओके, तो 2 मोल Cl माइनस मतलब 2 Na, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा No है। sir। अब आप चाहो तो इसको फॉर्मूला में डालो और फिर बनाओ, एक ही बात पड़ेगी। तो ये हो गए कुछ सिंपल क्वेश्चन। चलिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, n लिखना हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 160 ग्राम ऑफ इट। आप ये क्वेश्चन बनाओ बेटा, मैं नहीं बनाऊंगा। Calculate the n मतलब number of moles, calculate the number of moles of sodium hydroxide in 160 gram of it। जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। Sir 4 moles। 4 मोल्स, सीधा बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यदि आप मोलर मास निकालते हो तो ये आ जाएगी आपकी 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम आ जाएगी। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास 40 आ गए, 4 ग्राम आ गए, सॉरी 4 मोल्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट
calculate the mass of 2.5 gram of 2.5 moles of calcium carbonate. Calcium 40 कार्बन 16 कार्बन 12 16 60 19 300 48 plus 48 plus 60 100 Sir, 250 gram. बहुत आसान सी है ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बोले तो बड़ा अक्षर m कितना आएगा, ऐड करोगे तो 100 ग्राम आएगा, ठीक है ना। तो मोलर मास 100 ग्राम हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मोलर मास मतलब एक मोल का मास 100 ग्राम आया, तो 2.5 मोल का कितना आएगा, 100 इंटू 2.5 कितनी आ जाएगी, 250, है ना। या आप फॉर्मूला में बैठाओ, नंबर ऑफ गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 2.5, गिवन मास आपको पूछा गया है, मोलर मास है 100, तो m 100 इधर मान दो, एक ही बात है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, डायरेक्ट ही बन जाती है, ठीक है ना। चलिए मिटा दूं, चलिए। यस सर। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, बनाइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 लीटर ऑफ, क्वेश्चन ए मोनोएटॉमिक गैस, क्वेश्चन बी डायएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब होता है जिसमें एक ही एटम, बोलो। मोनोएटॉमिक मतलब सिर्फ एक एटम वाली गैस, डायएटॉमिक मतलब 2 एटम वाली मॉलिक्यूल। बोलिए। वीडियो पॉज हो गया क्या? सर ए होगा आंसर। वेरी गुड, गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर स्वाति। गुड गुड गुड, वेरी गुड। सिंपल सी क्वेश्चन है, पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 5.6 लीटर ऑफ मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक। जो पूछा जाता है उसी का रिलेशन लगाते हैं हम लोग, ये वाला रिलेशन लगाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो आप पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इनटू Na, तो ये काटोगे तो बाय 4 होगा, तो आया n इज इक्वल टू Na/4, ठीक है ना। Na/4 मॉलिक्यूल्स आएगा, ध्यान देना, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस है तो मॉलिक्यूल्स ही आएगी। अब मोनोएटॉमिक गैस में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही एटम्स होते हैं,
so which is equal to Na/4 atoms. ये तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा, डायएटॉमिक गैस में जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसका दुगना एटम है ना, देखो दो एटम्स हैं, ठीक उसी प्रकार तो Na/4 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, Na/4 into 2 एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो क्या आ गया, Na/2 एटम्स, तो Na/4 एंड Na/2। गॉट इट? समझ आया कि नहीं सबको? यस सर। और बाकी बच्चे? बेटा आज एक नया बच्चा भी है क्लास में, आई सपोज बेटा आपको समझ आ रही है, क्या नाम है आपका? आई सपोज मेरी नाम क्या है? संदीप। यस सर। ओके, समझ आ रही है बेटा? यस सर। ओके, मिटा दूं मैं इसको? चलिए, देखो बेटा स्टैंडर्ड 10th तक ना हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे जो चीज वही थ्योरी वाली क्वेश्चंस आती थी, बट 11th 12th में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, और जितने क्वेश्चंस आप बनाओगे आपकी कॉन्सेप्ट उतने अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूं, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स of each in 122.5 gram of potassium chlorate. जैसे करो, calculate the number of atoms of each in 122.5 gram of potassium chlorate. ओके, एक मोल रहेगा यदि ये, तो 1 मोल के, 1 मोल Cl और 3 मोल ऑक्सीजन, बाकी आप बनाओ, है ना। एक मोल रहेगा तो 1 मोल ये, 1 मोल ये, 3 मोल ये। Calculate the number of atoms in of each element in 122.5 gram of KCl. बेटा पहले KClO3 का मोलर मास निकालो, कितना होता है? नहीं आया अभी तक, मोलर मास नहीं निकला। पोटासियम में 39 होता है। हाँ सर, उसके बाद 35.5 प्लस 48, so वो मिलाएंगे तो 122.5 आएगा सर। हाँ, तो मतलब क्या, जो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 1 मोल ही दिया हुआ सर, 1 मोल दिया हुआ सर। तो 1 मोल KClO3 है, तो पोटासियम भी 1 मोल होगा, क्लोरीन भी 1 मोल होगा, और ऑक्सीजन तो 3 मोल होगा। ओके, समझ आ गई? यस सर। चलिए मिटा दो। यस सर। अब चलिए मोल को थोड़ा हम लोग नेक्स्ट लेवल में ले चलते हैं, ओके, थोड़ा नेक्स्ट लेवल में मोल को स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, ओके। ध्यान से देखिएगा इसको, आपने जूनियर क्लास में बोले तो स्टैंडर्ड 10 के पहले चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन। कोई मुझे बता सकता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है?
What is the chemical reaction? Tell me. Change in the chemical properties of a substance which is irreversible in nature. That is chemical change. Okay, तो chemical reaction basically क्या होता है? The process of our chemical change. Okay, जैसे कि मान लो ना कि मैंने क्या किया है, कोयला जलाया, ठीक है ना? तो कोयला का जो जलना है वो केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज। Chemical. केमिकल चेंज। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया या ये जो प्रक्रिया मैंने किया उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वो प्रोसेस या वो प्रक्रिया जहां पे केमिकल चेंज। ओके, द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical equation with symbols and formula. With symbols and formula is known as chemical equation. the representation of a chemical reaction. The representation of a chemical reaction with symbol and formula is known as chemical equation. जैसे कि मान लो मैंने कोयला जलाया, तो कोयला में कार्बन होता है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या किया? सिंबल और फॉर्मूला लिख दिया, किसका? जो रिएक्टेंट लिया था और जो प्रोडक्ट बना। तो यदि मैं सिंबल्स और फॉर्मूला के मदद से एक केमिकल रिएक्शन को शो करता हूं, यदि मैं सिंबल और फॉर्मूला के मदद से एक केमिकल रिएक्शन को शो करता हूं, तो मैं बोलता हूं कि मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखा, ठीक है ना? तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है आपको समझ आ गया। अब केमिकल इक्वेशन मेनली दो टाइप की, ठीक है ना? The first one is skeletal equation and another one is balanced equation. तो बेटा skeletal equation basically क्या होती है? It is an unbalanced chemical equation. Unbalanced मतलब बैलेंसिंग हम लोग नहीं किए। It is an unbalanced chemical equation. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो H2 plus O2 कंबाइन करके H2O बना, ओके? और बैलेंस इक्वेशन में मतलब क्या होता है? मैं बैलेंसिंग करता हूं। तो देखो क्या, हाइड्रोजन दो लिया था मैंने स्टार्टिंग में, बाद में भी दो है। ऑक्सीजन भी दो एटम्स थे, बाद में एक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर तो वेरीफाई नहीं हुआ यहाँ पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बोलता है कि जितना आप रिएक्टेंट लेते हो स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट भी उतनी ही बननी चाहिए। यस सर। इसका दो है, इसका दो है, इसका एक क्या मर गया कहीं जाके? नहीं, मर नहीं सकता है, क्योंकि मैटर ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट की जा सकती है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलो या मास बोलो, हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसका मतलब देखो, दो हाइड्रोजन का एटम, सॉरी ये भी बैलेंस, चार हाइड्रोजन का एटम, चार हाइड्रोजन का एटम, दो ऑक्सीजन का एटम, दो ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है। ओके, तो जनरली हमें केमिकल इक्वेशन पे कोई भी कैलकुलेशन यदि करना है तो बैलेंसिंग इज मस्ट। ये ध्यान देना, बिना बैलेंसिंग किए हुए आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं करोगे केमिकल इक्वेशंस पे। गॉट इट? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज अ मस्ट वर्क। आप देखो, a balanced equation
is not only a qualitative statement but also a quantitative statement. अभी मुझे ये समझिएगा थोड़ा सा, जब आप वीडियो आ रही है, यस सर। ठीक है, जब आप एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो, जब भी आप एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो तो उसका मतलब आप बताते हो कि वो जो इक्वेशन है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। एक्चुअली देयर इज टू वर्ड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। तो जब भी आप बैलेंस इक्वेशन लिखते हो तो हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी चीज है वो तो पता ही चलता है, दो हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये तो पता चल ही रहा है। तो क्वालिटेटिव शब्द का इस्तेमाल केमिस्ट्री में बहुत बार होगा। क्वालिटेटिव चीज का मतलब होता है, क्वालिटेटिव वर्ड का मतलब होता है कौन कौन चीज है उसमें। बट बैलेंस्ड इक्वेशन सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं है बट आल्सो क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब वो हमें ये भी बताता है कि किसकी कितनी अमाउंट जरूरी पड़ी है। जब भी आप वाटर बनाओगे तो आप एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लोगे क्या? नहीं। जब भी आपको वाटर बनाना है तो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। चार मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस समझ आया? ऑक्सीजन। यस सर। ओके, चलिए, तो ये दिमाग में रखना है, बैलेंस्ड इक्वेशन सिर्फ हमें ये नहीं बताते हैं कि कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, बट हमें ये भी बताता है कि कितनी क्वांटिटी में ये कॉम्बिनेशन हो। गॉट इट सर? बोलिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना, मेरा वीडियो ऑडियो पॉज हो गया था, हम लीव करके ज्वाइन किए। अच्छा, कहाँ से? यहाँ से बोले बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन से। हाँ सर। ठीक है, देखो, आप जब भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हो तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन हमें दो चीज बताता है, एक क्वालिटेटिव बताता है और दूसरा क्वांटिटेटिव बताता है। अब क्वालिटेटिव शब्द का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव शब्द का मतलब होता है कौन कौन से चीजें प्रेजेंट हैं। देखो, मैंने एक इक्वेशन लिखा है तो हमें एग्जैक्टली मालूम चल रहा है ना कि कौन कौन सी चीजें हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर बना है। ओके, तो क्वालिटेटिव शब्द का मतलब होता है क्या क्या चीज प्रेजेंट है। ओके, तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमें एक चीज बताता है, क्वालिटेटिव। दूसरा चीज बताता है क्वांटिटेटिव, ये भी हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी में कॉम्बिनेशन हुई है। जैसे वाटर बना है तो क्या रेशियो में कॉम्बिनेशन हुआ है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल कंबाइन किया है, तब जाके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है ना? तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बताता है कि कौन कौन सी चीजें हैं और साथ में ये भी बताता है कि कितनी मात्रा में चीजें ली गई। ओके, बहुत बार बोल दिया ये चीज को। आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं इसको? यस सर। चलिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से चीजों को समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल से चीजों को हम लोग समझेंगे और अच्छे तरीके, क्योंकि क्वांटिटेटिव शब्द का मतलब और ज्यादा है जो आप समझोगे। मान लो मैंने लिखा एक इक्वेशन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे समझाता हूं। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, KClO3 टूटेगी तो बनेगा KCl प्लस O2। ओके, अब मैं जो जो चीज लिखूंगा आप मुझे बताओगे कि सर आप सही लिख रहे हो कि गलत। ठीक है ना? पहला स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं कि इससे मुझे क्या पता चल रहा है, 2 molecules of
KClO3 पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोजेस, ये हीट करने से ठीक है ना, डिकम्पोजेस टू गिव 2 molecule of KCl and 3 molecule of O2। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर। ऑब्वियसली सही है। 2 मॉलिक्यूल इसका डिकम्पोज किया तो 2 मॉलिक्यूल इसका दिया और 3 मॉलिक्यूल इसका दिया, सही है। Yes, दूसरा स्टेटमेंट 2 moles of KClO3 decomposes to give 2 moles of KCl and 3 moles of O2। क्या ये सही है? Yes, sir. ऑब्वियसली सही है। नंबर सी, देखो पोटासियम क्लोरेट का मोलर मास जो होता है ना 122.5 ग्राम होता है, ये याद रखो, क्योंकि आप लोग जब कैलकुलेशन करोगे तो बार बार इसको निकालना नहीं, आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो वहां पे टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो कुछ जो बनाते चलो उसका दिमाग में थोड़ा रखते चलो। इसका 122.5 ग्राम होता है, इसका 74.5 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम होता है, मालूम है ना? ये तो मालूम है? यस सर। तो मैं एक चीज और लिखता हूं, 2 into 122.5 gram of KClO3 decomposes to give 2 into 74.5 gram of KCl and 3 into 32 gram of oxygen। क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, sir. ऑब्वियसली 2 मोल्स मतलब 1 मोल होगा इतना, तो 2 मोल कितना होगा? 2 into इतना, तो 2 Yes, sir. मोल्स 2 into इतना ग्राम gives 2 into इतना ग्राम of KCl and 3 into इतना ग्राम of oxygen। 100% सही है। एक और स्टेटमेंट में लिखता हूं, 2 into 122.5 ग्राम of KClO3 gives 3 into 22.4 liter of oxygen at STP। क्या ये सही है कि नहीं? Yes, sir. देखो यस बता देते हैं, हमें ऑक्सीजन कितना मिल रहा है? 3 मोल मिल रहा है। कोई भी चीज का 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है? गैस है तो 22.4 liters. 22.4 लीटर, तो यहाँ पे 3 मोल बना है, तो 2 into 122.5 ग्राम 2 into 122.5 ग्राम of KClO3 gives 3 into 22.4 लीटर of oxygen at STP। सही है, 3 मोल है तो 3 मोल 3 into 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। नो सर, समझ गया। तो ये स्टेटमेंट 100% समझ गए, सही है। अब चलो एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूं आपको। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। तो इक्वेशन बैलेंस कर देता हूं। पहले कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन हो गई 4 और हाइड्रोजन है 4। ठीक है ना? क्वेश्चन 3, what amount of H2O is formed from 16 gram of methane CH2। चलिए करें। What amount of water is formed from 16 gram of methane? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी देखो। इसका आगे भी कुछ नहीं, 1 मोल तो ये 2 मोल जरूरत पड़ेगा, ये 1 मोल बनेगा, ये 2 मोल बनेगा। तो यदि मैं इसका 1 मोल लेता हूं मीथेन का, वाटर बनती है 2 मोल, और मीथेन का 1 मोल का कितना वजन होगा?
12 प्लस 4 16 ग्राम, तो 16 ग्राम मीथेन है, तो वाटर कितना ग्राम बनेगा? तो 32 ग्राम। 32 की 56 36 18 सॉरी सर, हाँ 36 ग्राम। वाटर का होता है, ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं इसी टेक्निक पे देता हूं, वो आपको बना लेना है। व्हाट अमाउंट ऑफ मीथेन required for 22.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? चलिए बनाइए आप। Sir, 22.4 gram. यस सर। What amount of methane required for 22.4 ग्राम of carbon dioxide? एक मोल इसका 16 ग्राम होता है, और इसका एक मोल कितना ग्राम होगा? सर 30 कार्बन का 44 32 कितना? 44 ग्राम सर। ठीक है ना। 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ये कितना है? 22 ग्राम। मैं 22 ग्राम लेता हूँ। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने से बनेगी? Sir, 8 gram. यस, मैंने इसको आधा कर दिया, ये 22 ग्राम हो गई, तो ये भी आधा हो जाएगा ना, ये भी आधा ग्राम बनेगा, है कि? सिंपल सा बात, समझ गए सब? चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा दूं? अब इसमें है क्या, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था। देखो, अब एक छोटा सा ट्रिक देता हूं, ये ट्रिक पे सब चीज बन जाएगा। कोई भी केमिकल इक्वेशन लेते हो यदि बैलेंस्ड, फॉर एग्जांपल AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, मानो कोई केमिकल इक्वेशन ऐसा है जहां पे ABCD रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ये जो आगे में ABCD लिखे हैं ये बैलेंसिंग करने के लिए जो नंबर्स लगाते हैं आगे में, ठीक है ना। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो, थोड़ा सा आवाज आ रही है। ओके, देखिएगा, ये जो छोटा A छोटा B छोटा C छोटा D आगे में लिखे हैं ना, इसको हम लोग, ये नंबर्स हैं जो बैलेंस करने के लिए डालते हैं, और इन सब को हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो बैलेंस करने के लिए हम लोग नंबर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ गए बेटे बात को? बैलेंस करने के लिए जो आगे में यूज करोगे उसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? ऑक्सीजन 3 है, समझ गए आप? KCl और KClO3 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? Sir, सर एक 2. बार फिर से बोल दे क्वेश्चन। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है जो बैलेंसिंग करने के लिए आगे में नंबर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो KCl का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। ऑक्सीजन गैस का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? 3। बस समझ गए। अब देखो, जब भी कोई आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन होती है, ये तो आपने देखा ही है कि एक पर्टिकुलर रेशियो में कॉम्बिनेशन होती है, तभी जाके प्रोडक्ट बनता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी. It will be equal to moles of C divided by उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, which will be equal to moles of B divided by उसकी स्टोइचियोमेट्रिक. हमेशा केमिकल रिएक्शन जब होती है तो एक पर्टिकुलर रिलेशन रहता है हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, और वो रिलेशन क्या होता है? इसका मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक विल बी इक्वल टू इसका मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक विल बी इक्वल टू इसका मोल डिवाइडेड बाय दिस मोल डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्रिक. आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? होता है एक्चुअली. जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि लास्ट स्टेप में आप लोग यही करते हैं. और ये कहां से आई ये भी समझा देता हूं. सपोज करो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है 2a + 3b gives c. सपोज करो एक इक्वेशन है 2a + 3b gives c. अब मुझे एक बात बताना, मानो C का 1 मोल बना है तो A का कितना मोल जरूरत पड़ा होगा? मानो C का 1 मोल बना है तो A का कितना मोल जरूरत पड़ा होगा? सर 2 मोल. 2. अब मैं मानता हूं कि मानो C का 2 मोल बना होगा तो A का कितना मोल जरूरत पड़ा होगा? तो 4. 4. और तो इसका मतलब क्या है? मोल्स ऑफ A का जितना भी मोल होगा हमेशा C का दुगना होगा कि नहीं होगा? क्या ये सही है? यस सर. यस सर. है ना? मोल्स ऑफ A यदि 2 है तो ये वाला 2 × 1. मोल्स ऑफ A यदि 4 है तो 2 × 2. मोल्स ऑफ A यदि 6 है तो 2 × 3. अब देखो क्या है, मैं लिखा मोल्स ऑफ A 2 को नीचे ले आया डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C. इधर से कुछ नहीं गया तो 1 नहीं नीचे. तो मोल्स ऑफ A बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ C बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. वही तो किया हूं मैं जो यहां पे कर रहा हूं. या आप देख लो, इसको लिखते हैं मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू डैश इनटू मोल्स ऑफ C. मानो C का 1 मोल बना होगा तो इसका कितना मोल जरूरत पड़ा होगा? 3 मोल सर. सर B का 3. 3 मोल. इसका मानो 2 मोल बना होगा तो इसका कितना जरूरत सर 6. 6. हमेशा 3 गुना होगा, है ना? मोल्स Yes, ऑफ sir. B इक्वल टू 3 इनटू मोल्स ऑफ C. देखो ये 3 है तो 3 × 1. ये 6 होगा तो 3 × 2. हमेशा 3 गुना होगा. तो मतलब क्या है? मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. क्या है इसका? 1. तो एक्चुअली फार्मूला तो वही है, मोल्स ऑफ A बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स ऑफ B बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब आप तीनों को साथ भी लिख सकते हो. मोल्स ऑफ B by 3 is equal to moles of C by 1. तो मोल्स ऑफ C by 1 की जगह मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ B by 3. तो वही तो आ गई. मोल्स ऑफ A स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ B स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ C, है ना? गॉट इट? तो ये फार्मूला आप यदि लगा देते हो तो आपके काम बन जाए. जितने भी टफ से टफ न्यूमेरिकल झटके में बन जाती है ये वाला. ओके, तो ये मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं, ये कोई काम का नहीं है, तो मैं समझाने के लिए लिखा था. आपको ये फॉर्मूला याद रखना बस. देखो अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और हम लोग क्या चेंज कर लेंगे. ये मोल्स की जगह पे मैं गिवन मास ऑफ A बाय मोलर मास ऑफ A इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लिख सकता हूं? यस Yes सर. sir. मोल्स का फॉर्मूला लिख दिया मैं, which is equal to given mass of B divided by molar mass of B into stoichiometric coefficient. ठीक है?
ठीक है ना, बाकी वो भी गॉट इट। तो ये फॉर्मूला का आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते गॉट इट, अंडरस्टूड। क्या होगा ना एग्जाम में आपको क्या करेगा कि आपको एक का मास दे देगा, मान लो इसका मास दे देगा, ठीक है, तो इक्वेशन से स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी निकल जाएगा, मोलर मास तो निकल ही जाता है, और आपको बोलेगा इसका मास निकालो, तो इसका मास तो आराम से निकाल दोगे, इन दोनों का रिलेशन बैठा दो। ओके, तो चलिए ये फॉर्मूला आपके सामने है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लिखता हूं। If 16.4 gram of calcium nitrate decomposes ठीक है ना, कैलकुलेट नंबर 1 amount of calcium oxide form, okay, number 2 volume of NO2 formed। अब मैं थोड़ा आपको हिंट भी दे रहा हूं कि कैल्शियम नाइट्रेट का जो मोलर मास होता है 164 ग्राम ही। चलिए बनाइए, मैं ऊपर का ये रिलेशन मिटा रहा हूं, ये फॉर्मूला तो नीचे लिखा ही हुआ है, आप बनाओ। 16.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस। मैं चलो आपके लिए इक्वेशन ही लिख दे रहा हूं, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है वैसे कि कोई भी नाइट्रेट टूटती है तो ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CaO plus NO2 plus O2 से आप बैलेंसिंग कर दो इसका, बैलेंसिंग करोगे तो आई सपोज यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, बैलेंस हो जाएगी। 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम 3 to the 6 12 4 to the 8 9 10 11 12 4 नाइट्रोजन बैलेंस। चलिए आप बना लीजिए। तो गिवन मास दिया हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट का और बोला है कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना। चलो एक मैं बना देता हूँ तो आप लोग अच्छे से बनाओ। इन दोनों का मैं रिलेशन जोड़ देता हूँ। अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म पूछा है, तो चलो कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में रिलेशन जोड़ देता हूँ। मैं इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ A बाय मोलर मास ऑफ A इनटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, इज इक्वल टू मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B इनटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर है 22.4 ग्राम शायद से अमाउंट ऑफ CaO फॉर्म। गलत है बेटा वो थोड़ा सा। ओ अच्छा अच्छा। मास ऑफ ए कितना दिया क्वेश्चन में 16.4। कैल्शियम नाइट्रेट का मास दिया हुआ 16.4। मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट 164। मास ऑफ बी पूछा है कितना बना है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। मोलर मास यदि कैल्शियम ऑक्साइड का निकालोगे तो 56 आएगा। ठीक है ना। तो आप यदि इनटू करोगे तो 56 को उधर भेज दो, ठीक है ना, 56 को ऊपर भेज दिया which is equal to mp। ओके, मोलर मास ऑफ बी था ना वो मैंने ऊपर भेज दिया, तो 16.4 1 जा सर 441 आएगा। 41 है, 1/10 तो 5.6 ना आएगा। 16.4 1 जा 10 जा तो 56 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? हाँ सर 5.6। इजी था कि नहीं? Yes, sir. इसको मैंने उधर भेज दिया। ओके, नेक्स्ट था वॉल्यूम ऑफ NO2 फॉर्म। वॉल्यूम का जब भी होता है तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ STP बाय 22.4 लिखते हैं। तो चलिए वो भी निकालते हैं हम लोग। अब हम लोग इन दोनों का बीच का रिलेशन जोड़ देंगे। NO2 का पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए मास ऑफ A बाय मोलर मास ऑफ A इनटू 2, ठीक है ना। अब मैं इसको B मान लेता हूं, ठीक है। मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B
इंटू 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे निकालना है, एक्चुअली नहीं, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम पूछा है तो फॉर्मूला लगेगा, मोल का फॉर्मूला ये भी होता है ना, मोल्स ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, वही लिखा, तो मोल का तो ये भी फॉर्मूला है, वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4 इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये वाला समझ आया कि नहीं आप लोगों को? ये समझ आई Yes, sir. कहां से आया? Yes, हाँ, sir. मैंने मोल्स का ही तो फॉर्मूला लगाया। तो वॉल्यूम पूछा है एट एसटीपी, ओके, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको उधर भेज देना। मास ऑफ ए कितना दिया हुआ 16.4, मोलर मास 164 इनटू Sir, 2.24 liter. 22.4 और इनटू 4 ऊपर गया, ठीक है, 22.4 और 4 ऊपर गया, इस वॉल्यूम है एस। तो 2 1 जा, 2 2 जा, 16.4 1 जा और 10 जा, तो ये आ जाएगी 44.8 डिवाइडेड बाय 10। गॉट इट? समझ आई? यस सर। Yes, है sir. ना? ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा, ठीक? समझ गए? चलिए यस एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। मानो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा, ठीक है ना, मैं बैलेंस भी कर दे रहा हूं आपके लिए। अब मानो ये 1 ग्राम दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाला कितना बना? सर। Sir, एक 2 ही। grams. हाँ 2 ग्राम। मोल्स को आप जोड़ सकते हो, ग्राम को थोड़ी सबको जोड़ सकते हो। इसका 2 मोल बना है तो इसका 2 मोल बना, नो डाउट, पर ग्राम अलग चीज हो जाता है ना, तो मोल में तो ग्राम डिफरेंट हो जाता है। सर उसका भी एक ही ग्राम ही होगा। नहीं, No, ग्राम sir. No, sir. Sir, बता रहा है. समझ रहे हो ना बात? तो देखो, इसका 2 मोल है, इसका 2 मोल बना है, तो इसका 2 मोल का जितना वजन होगा, क्या इसका 2 मोल का उतना ही वजन होगा? नहीं ना, No, sir. आपको फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला, इन दोनों को जोड़ो, गिवन मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए इनटू स्टोइचियोमेट्रिक, गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी इनटू स्टोइचियोमेट्रिक, कट गया, ये निकालना है। तो ma by ma into molar mass of b is equal to given mass of b। ma कितना है? 1 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास इसका कितना होगा? 40, कैल्शियम का 40 होता है। मोलर मास ऑफ b कितना होगा कैल्शियम ऑक्साइड का? 40 Sir, plus 60 56. is equal to this, तो कितना आएगा? 56 divided by 40 1.6 ग्राम। समझ आया? यस सर। ठीक है ना बेटा, देखो आप ग्राम ग्राम देखो, मोल मोल इक्वेट टू 2 मोल दे रहा, बट इसका 2 मोल का जितना वजन होगा, इसका 2 मोल का उतना ही वजन होगा, नहीं ना? समझ के बात, मास तो अलग होता है ना। अब चलो मैं बोल रहा हूं कि ये कितना होगा, बताओ ये कितना ग्राम होगा, बताओ। सर ये ऑक्सीजन को 1 मान के उसको बी मानेंगे वैसे। हाँ, तो वही ना, मोल्स ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, वही तो कहानी चलेगा। मैंने बताया ना, रिलेशन होता है, मोल्स ऑफ ए बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ बी बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ सी बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल रहता है। तो ma बाय ma into 2 इक्वल टू mb बाय mb into 1, कुछ नहीं है आगे तो 1 है, ठीक है। तो ma बाय ma, सर O2 के नीचे y ग्राम है ना? हाँ y ही ग्राम, वही निकालना ही है, ठीक है। mb into mb निकल जाएगी। ma कितना है? 40, नहीं 40 नहीं, 1 ग्राम लिया, गिवन मास इज 1 ग्राम। मोलर मास कितना है? 40 ग्राम into 2 mb, कितना होगा mb बताओ तो? सर हम लोग ऑक्सीजन का निकाल रहे थे। हाँ, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? सर मोलर मास 40 लिखा हुआ है।
सर वहां पे आप लिखे 40। मैंने इसको ए माना बेटा, MA 1 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कैल्शियम का 40 लिखा है, ऑक्सीजन का 32 होता है ना। सर हमको लगा आप सी से ये कर रहे हैं। ओके, ऑक्सीजन का क्या है 32 होगा, समझ गए ना? समझ आया कि नहीं? यस सर। ओके सिंपल। ऑक्सीजन का मोलर मास नहीं मालूम है आप लोग को? सर 32 ग्राम। हाँ तो वही तो किया मैंने, वही फॉर्मूला तो लगाया बेटा, कुछ थोड़ा ही किया है। आप लोग देखिए, मोल्स ऑफ दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मोल्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Ma कितना है 1 ग्राम, मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है 40 ग्राम 40। इनटू 2, गिवन मास पूछा है मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी कितना होता है 32 ग्राम 32 ग्राम। इनटू 1। आप समझ आया? निकाल सकते हो कि यस नहीं? सर। यस सर। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो आप लोग मैथ के आउट ऑफ टच हो गए, मैथ्स आप लोग बहुत छोड़ छाड़ दिए हो लगता है मैथ्स बनाना, वही दिक्कत है और कुछ नहीं। तो मतलब एक्चुअली 3-4 महीना आप लोग बड़ा आराम किए हो ना, दिक्कत वही है, आस्ते आस्ते टच में बॉस। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है क्या समझने का? सिंपल तो इधर उधर करना है, समझ आई कि नहीं? सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? बोलिए बोलिए। सर जैसे आपने Ca निकाला है सर, कैल्शियम निकाला, तो सर हम उसको इक्वेट किए सर 2CaO के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। हाँ सर ऑक्सीजन को हम सर 2CaO के साथ ही मतलब इक्वेट करेंगे ना सर? काहे नहीं कर सकते आप, किसी को किसी के साथ कर सकते हैं। मतलब सर किसी को भी किसी के साथ कर सकते हैं, ऐसा है? हाँ सब प्रोपोर्शन में बनता है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H। हाँ सर। ओके, तो क्या होता है देखो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन divided by stoichiometric coefficient will be equal to moles of oxygen divided by stoichiometric coefficient will be equal to moles of water by इसका stoichiometric। अच्छा हाँ सर, वो आपको फॉर्मूला में ये सब वाला इक्वल मालूम है। होगा, कर दो। आपको ये वाला मालूम है, ये दोनों को कर दो, प्रोपोर्शन तो सबका एक ही है ना, समझ गए? यस सर। कोई भी किसी के साथ कर सकते हो। मैं ये वाला तो क्वेश्चन में मैंने निकाल दिया, पर यदि मानो ये नहीं दिया रहता तो इसके साथ करो, और मानो ये वाला नहीं दिया रहता इसके साथ भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। गॉट इट? समझ आई Yes, कि sir. नहीं? सबको समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।